7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस समय सभी की दृष्टि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर केंद्रित है। थोड़ी बहुत जो कनखियों से देख रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं गाज़ा को। और ट्रंप भाई साहब जो हैं वो शर्म अल शेख में घूम रहे हैं। शर्म अल शेख जो है उसमें उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे कुछ ख़ास नतीजा तो निकल नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जब ये चल रहा है, तब भारत क्या कर रहा है टर्की के साथ में, तुर्किये के साथ में। उसने अपना नाम तुर्की से चेंज करके तुर्किये कर लिया है। तो वो भारत तुर्की के साथ में क्या कर रहा है, वो बड़ी रुचि का विषय है। देखिए, ये जो टर्की है, जो या तुर्किये जिसको अब कहने लगे हैं, अब देखिए अब ऑफिशियली भी इसका नाम जो है ये तुर्किये हो गया है, ये तुर्किये। तो ये तुर्किये जो है ये पुराने ज़माने में, प्राचीन काल का मतलब ये समझ लीजिए कि जिस समय ईसा का जन्म होता है उस समय के आसपास यहाँ पर ये ग्रेट रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ करती थी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो हेडक्वार्टर था वो ये था, यह जिसको आज इस्तांबुल कहते हैं। इसका नाम उस समय था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल से पहले इसका नाम हुआ करता था बाइजेंटियम। और बाइजेंटियम से चूँकि किंग कॉन्स्टेंटाइन यहाँ पे हुआ करते थे, बड़े भारी प्रसिद्ध ईस्टर्न रोमन एम्पायर थे, उनके नाम पे इसका नाम हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल। और बाद में जब यहाँ सन 1453 में कब्ज़ा कर लिया मुसलमानों ने, यानी टर्क्स ने, तब इसका नाम उन्होंने बदल के कर दिया इस्तांबुल। अब ये देखिए कि ये टर्की जो है वो ओरिजिनली एक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था। और यहाँ पर जो लोग थे वो या तो ये आपके ग्रीक्स थे या एनाटोलियन क्रिश्चियंस थे। ये पूरा एरिया जो था ये कहलाता था एनाटोलिया। तो इस पे आप ये देखें कि इस तरफ से आए तुर्किस्तान से। तुर्किस्तान वो है जिसको आजकल हम 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं वो है तुर्किस्तान। तो वहाँ से पूर्व की तरफ तो गए भारत में और पश्चिम की तरफ आए एनाटोलिया में, और एनाटोलिया पे पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे जो मुसलमानों के जो खलीफा थे वो आ गए, और जब इस्तांबुल पे कब्जा हो गया तो साहब इस्तांबुल में खलीफा का राज हो गया। इसमें परिवर्तन आता है जो आज की जो स्थिति है, और आज की स्थिति में भारत जो कर रहा है उसके लिए समझना इसको आवश्यक है कि स्थिति में परिवर्तन आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इनकी जो खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया जिसको बोलते हैं, ऑटोमन एम्पायर जिसको बोला करते थे, वो ऑटोमन एम्पायर यहाँ इस्तांबुल से चला करती थी। ये ऑटोमन एम्पायर का सीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर इस्तांबुल। तो ऑटोमन एम्पायर जो थी यूरोप का भी काफ़ी हिस्सा था उनके पास। इधर उन्होंने ग्रीस के ऊपर भी कब्जा कर रखा था। इधर ये आप देखिए बल्गेरिया, और ये जो आपके यहाँ पे ये यूगोस्लाविया पुराना हुआ करता था, ये सारी इनके कब्ज़े में थी। ऑस्ट्रिया से नीचे तक इनका राज हुआ करता था। वो धीरे धीरे चलता गया। ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया 19वीं सेंचुरी में। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर पूरा यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ ग्रीस और टर्की में, और इन्होंने कत्लेआम किया आर्मीनियन क्रिश्चियंस का। ये देख रहे हैं आप, ये आर्मीनिया है, और आर्मीनियन क्रिश्चियंस का लगभग 15 लाख इन्होंने मारे। बाकी सब जो बचे हुए हैं वो अब आर्मीनिया में हैं, यहाँ एक भी नहीं बचा टर्की में। तो
उसी प्रकार के काम जैसे कि आपके मुसलमान शासक करते रहते हैं। फिर हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई, खिलाफत उस्मानिया न केवल सिर्फ ख़त्म हुई, हारी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद में फिर वह कमाल अतातुर्क ने खलीफा को हटा दिया, और खलीफा को हटा दिया उसका हमारे यहाँ भी आप जानते हैं उसका इम्प्रिंट है साहब। खिलाफत आंदोलन जो था वो खलीफा को वापस रखने के लिए किया गया था, जिनको टर्की वाले स्वयं हटाना चाहते थे उनको हमारे भारत में गांधी जी जो थे वो रखना चाहते थे, उनको डिक्टेटरशिप उनकी कायम रखना चाहते थे। खैर वो दूसरा चैप्टर हो गया। लेकिन हुआ क्या उस समय कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा टर्की के आसपास, यहाँ साइप्रस ये द्वीप है, ये क्रीटे द्वीप है, क्रीटी बोलते हैं इसको, क्रीटी CRETE, और ये जो छोटे जो हैं ये सैकड़ों द्वीप जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो बिल्कुल टर्की के बगल में भी हैं, वो इक्के दुक्के छोड़ के ये सारे के सारे जो हैं ये ग्रीस के आधिपत्य में हैं। एक ट्रीटी ऑफ लोजेन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसके अंतर्गत ये सारे के सारे इनके आधिपत्य में हैं। और ये जो सी है इसको एजियन सी बोलते हैं, AEGEAN, एजियन सी। ये एजियन सी में चूँकि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज है, UN क्लॉज जिसको बोलते हैं, उसमें ये है कि आपका जो तट होगा उसे 12 किलोमीटर तक आपकी सीमा होगी, आपकी मैरीटाइम बाउंड्री होगी। तो उसके कारण ये पूरा का पूरा जो एजेंसी है ये लगभग ग्रीस के आधिपत्य में है। अब टर्की ने जब नाटक किया और टर्की ने अपने जो पैन इस्लामिक तमाशे शुरू किए एर्दोआन के अंतर्गत, क्योंकि एर्दोआन से पहले टर्की में इतना नाटक भारत के साथ में वो नहीं करते थे। ये एर्दोआन जो है ये खिलाफत उस्मानिया को वापस इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उस चक्कर में ये पैन इस्लामिक जो इश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट करता रहता है। तो इसलिए ये कश्मीर को पाकिस्तान के साथ लाने के लिए सपोर्ट करता है। भारत के विरुद्ध बगैर मतलब इसने ऑप सिंदूर में भारत के साथ उंगली की है। तो भारत ने तय किया कि साहब अब हम यहाँ आएंगे और ग्रीस के साथ में हम नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे। अब इसको लेके साहब इनके जो है वो पूरी खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि वैसे भी इनके पास एक अधिकार है तुर्की के पास में, कि टर्की को ये अधिकार दिया गया है कि ये जो छोटे ये आप देख रहे हैं, ये एक आपकी स्ट्रेट है, इसको दारदेनेलिस बोलते हैं, और ये आपके इस्तांबुल से एक ये आप ये देखिए ये जो जा रही है इसको बोलते हैं बॉस्फोरस। तो ये ब्लैक सी यानी कि जो रशिया का पूरा जो वार्म वाटर का जो एक्सेस है वो इसी बॉस्फोरस के थ्रू है। बॉस्फोरस तो ये बॉस्फोरस के और डार्डेनेलिस के ये पूरा कंट्रोल इनके पास है। और इसमें कोई भी वॉरशिप्स जो जाते हैं वो ये भी ट्रीटी जो है एक मॉन्ट्रे की ट्रीटी है। उस ट्रीटी में ये तय हुआ था, यूरोप ने इनको ये अधिकार दिया था कि साहब कि ये काम जो है आपको अधिकार दिया जाता है कि जो वॉरशिप्स वगैरह जो है ब्लैक सी में जाएंगे जो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, 15 दिन का नोटिस वगैरह देंगे। भारत दे रहा है नोटिस और जा रहा है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी में जाके वो रशिया के साथ में नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। अब ये देख के भाई टर्की की हालत ख़राब है, और टर्की को लग रहा है कि ग्रीस के साथ में, साइप्रस के साथ में, आपको पता है साइप्रस गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और साइप्रस में खड़े होकर जो हिस्सा थोड़ा सा जो हिस्सा जो है यहाँ पर कब्ज़े में है टर्की के, वो उसको उन्होंने देखा था और ये कहा था कि साहब कि इसका निर्णय जो है वो होना चाहिए UN रेजोल्यूशंस के हिसाब से। ठीक उसी तरह से जैसे कि टर्की कहता है कश्मीर के बारे में, टिट फॉर टैट हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर वो इज़राइल, इजिप्ट और यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे ये जितना भी ये एरिया है ये गैस रिच बताया जाता है, तो यहाँ पर गैस का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं। तो इसमें भी भारत उनके साथ हो गया है। अब ये पूरा एजियन सी लगभग इन हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स की वजह से ये ग्रीस के आधिपत्य में आता है।
क्योंकि ये छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे तो दिख नहीं रहे हैं, ये जो बड़े बड़े आइलैंड हैं यही आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको मिला के वो 12-12 किलोमीटर जो है वो सबकी स्थिति इस प्रकार की है कि लगभग पूरा एजियन से ग्रीस के कब्जे में है। और वहाँ पर भारत लगातार अपने शिप्स भेज रहा है, नेवल शिप्स भेज रहा है, एक्सरसाइजेज कर रहा है, और बेचारा टर्की कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई हम इधर तो जा नहीं रहे, हम दार्डेनेल्स और बॉस्फोरस तो जा नहीं रहे, वहाँ तो इक्के दुक्के कोई जाते हैं जो रशिया के साथ में कोई नेवल एक्सरसाइज होती है करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत लगातार अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है और उसके कारण टर्की बहुत चिंतित है, और टर्की लगातार अपने शिप्स को उधर डिप्लॉय कर रहा है। बीच में लोगों ने ये भी खबर उड़ाई थी कि साहब कि उसने भारत को वार्निंग दी और भारत ने उसको बिल्कुल नहीं सुना और भारत के और शिप्स आ गए। ये फेक न्यूज़ थी, ये फेक न्यूज़ थी, मैं आपको साफ बता दूं। लेकिन ये अवश्य है कि टर्की का काउंटर भारत मेडिटेरेनियन में जाके कर रहा है। दिस इज़ अ बिग न्यूज़, और ये जो है ये जियोपॉलिटिक्स को एक नया डायमेंशन देने वाली न्यूज़ है। न केवल एक ये जियोपॉलिटिकल को नया डायमेंशन देने वाली न्यूज़ है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको यूरोपियन यूनियन का भी सपोर्ट मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन का भी सपोर्ट मिल रहा है और इजराइल का भी सपोर्ट मिल रहा है। इजिप्ट इस मामले में न्यूट्रल है, वो कुछ कह नहीं रहा कि ठीक है यार आप जैसे चाहो वैसे करो। वैसे अगर देखा जाए तो टर्की जो है वो पार्ट है नेटो का। ये नेटो की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रही है कि उसने टर्की को अपना पार्ट बना लिया, लेकिन टर्की नेटो का पार्ट होते हुए भी इस मामले में नेटो को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नेटो के अधिकतर सदस्य तो यूरोपियन हैं और वो ग्रीस के साथ में हैं। तो फिर क्या करेगा टर्की? कि टर्की को अब सोचना पड़ रहा है कि भाई 50% तो उसके यहाँ इन्फ्लेशन है, 50 से 60% उसके यहाँ इन्फ्लेशन है, इकॉनमी उसकी जो है वो बिल्कुल डामाडोल है, और उसके बाद अब उसको खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, इस डर से कि भारत अपनी ब्रह्मोस देने वाला है साइप्रस को, ग्रीस को इधर और आर्मेनिया को इधर। लो कर लो बात कि टर्की बहुत उछल रहे थे ना तुम, देखो कैसे चारों तरफ से घेरा है भारत ने तुमको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।